सो लास्ट क्लास में एक बेसिक ओवरव्यू हमने दिया था आपको स्प्राइट के रिगार्डिंग कि जितना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप सर्वर पर कम सेंड करोगे आपकी वेबसाइट उतना फास्ट लोड होगी, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 3 इमेजेस का एक पेयर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें होम और आपका बैक एंड फॉरवर्ड का बटन अवेलेबल है। तो इन 3 के साथ ही हम लोग समझेंगे जब भी कभी इस तरह का आपको आइकन्स क्रिएट करना हो तो मेक श्योर करेंगे कि तीनों आइकन का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि 1:1, ठीक है। अब आप यहाँ देखो होम का आइकन या अगर हमारा बैक या फॉरवर्ड का अगर लोग बटन देख रहे हैं तो तीनों के साइज क्या है, इक्वल है। अगर साइज इक्वल होंगे तो क्या होगा, आपको आइकन को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। कैसे भाई, इसका जो भी साइज होगा आपने उतना वैल्यू में एडिशन करना है और आपकी नेक्स्ट इमेज उसी एरिया में विजिबल होगी। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। An image sprite is a collection of images put into a single image. A web page with many images can take a long time to load and generate multiple server requests. So using image sprites will reduce the number of server requests and save bandwidth. So image sprites का हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 सेपरेट इमेजेस वी यूज दिस सिंगल इमेज जिसका हमारे पास नेम है image_navsprite.gif। अब ये इमेज हमारे फोल्डर में यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अवेलेबल है इधर, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है। So with CSS we can show just the part of the image we need. So in the following example the CSS specifies which part of the image_navsprite.gif image to show. So यहाँ पर इसका जो width है वो है 46 और जो height है वो कितना है 44। कैसे पता 44 है, हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कितना लिखा है 44, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एक आउटपुट देखते हैं यहाँ पर तो आप नोटिस करें हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम लोग लिखें बैकग्राउंड इमेज तो फिर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन करना होगा, है ना। हमने लिखा है बैकग्राउंड, यूआरएल में अपने इमेज का नेम पास किया 00। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और टॉप, ठीक है, बिल्कुल ऊपर। इसके बाद जब आप ओपन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें Ctrl+U प्रेस करते हैं हम लोग और हम यहाँ पर 3 अलग अलग इमेजेस को डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर नेम तीनों के क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर चेंज किस में हुआ, आप यहाँ नोटिस अगर करेंगे तो विड्थ में चेंज हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में। जो सेकंड वाला होता है वो वाई होता है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस, फर्स्ट वन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इमेजेस की हाइट तीनों की तो सेम है 44, तो हम किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को। तो 00 पर हमारा फर्स्ट इमेज डिस्प्ले हुआ। सेकंड इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हमने वैल्यू को -47 किया। -47 करने पर क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर इमेज था होम वाला वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पर कौन सा आ जाएगा, बैक वाला। इसी तरह से आप और इसको अगर आगे मूव कराओगे वैल्यू को तो आपका कौन सा वैल्यू आएगा, फॉरवर्ड वाला। तो यहाँ पर आपको ये 3 अलग अलग इमेजेस एक इमेज से दिखाई दे रहा है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, इमेज देखा जाए तो एक है, बट अगर मैं तीनों के ऊपर अलग अलग फंक्शनैलिटी ट्रिगर कराना चाहता हूँ तो करा सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, कॉपी, नोटपैड ओपन करेंगे और फाइल को यहाँ ओपन करिए। हो सकता है आपको इनके ऊपर कोई लिंक एसोसिएट करना हो तो आप ए टैग में इसको पास करोगे यहाँ पर, और लिंकिंग के लिए क्या लिखते हैं, href। रिलोड करिए तो देखो इन 2 पर हैंड का सिंबल नहीं है लेकिन इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि जब ये पेज ओपन होगा वेब ब्राउज़र के अंदर, जब ये कहीं पर लाइव होगा तो क्या होगा, 3 डिफरेंट इमेजेस को आप फैच करेंगे बट रिक्वेस्ट आपके पेज से सिर्फ एक ही इमेज का जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका पेज फास्ट एक्सेस होगा और आपको लाइट वेट एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा इसमें। अब इसको ज़रा समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे हम लोगों ने चेंज किया। तो यहाँ जाओ, क्या लिखते हैं, फोटो पी में आइए।
और इस इमेज को हम यहाँ ओपन कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक, कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, गिफ है। यहाँ से इंफॉर्मेशन पैनल ओपन कर लेंगे इसके अंदर। अब देखो मेरा माउस अगर मूव होगा तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए हम माउस मूव करते अपने इस पॉइंट पर आते हैं। क्या लिखा रहा है? 46। अगर हम लोग इस ग्रीन पॉइंट पर रखते हैं, देखिए मुझे ग्रीन वाला लाइन तो दिखा रहा नहीं है, तो हमने क्या करा, एक पिक्सल और आगे गए। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 47। तो ज़रा यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाइए यहाँ से यहाँ तक, और इसको अगर हम लोग मूव करते हैं यहाँ से आगे, और जितना एडिशनल पार्ट है उतना लेस कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ कितना आ रहा है? 43 एंड 44। 44 हमारी हाइट हो गई। इसके आगे जो आपके पास रिमेनिंग एरिया बचा उसको कैलकुलेट कर लो। हमने यहाँ पर गाइड प्लेस किया, सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कीजिए, एक फ्रेश सिलेक्शन बनाइए। वैल्यू कितना आया? 47 मिल गया। तो बस यही वैल्यू हमने क्या किया, माइनस किया उसमें से। इसी तरह से अगर मैं सिलेक्शन को ड्रैग करके यहाँ तक लेके आता हूँ, कितना लिखा रहा है? 91। अब जरा चेक करके देखो, आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ यहाँ पर। समझ आ गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने वैल्यू किस तरह से निकाला है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल को समझ भी लीजिए। हमने इमेज को डिफाइन किया, हमने यहाँ पर आईडी रखा है होम आइकन के लिए, और सोर्स के अंदर अपनी इमेज को पास किया। only defines a small transparent image because the SRC attribute cannot be empty. The displayed image will be the background image we specify in CSS. तो कोड में आपको एक और चीज़ नोटिस करना है। हमने यहाँ पर एक फाइल पास की है image_transparent.gif। इससे क्या होगा, ये आपकी एक 1x1 पिक्सल की इमेज है। हमने यहाँ पर एक आईडी पास किया है होम, यहाँ प्रीवियस है और यहाँ पर नेक्स्ट है। हम इन आईडी को, जरूरी नहीं आईडी हो, आप चाहो तो क्लास से भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको इमेज ऑफर की है, और विड्थ और हाइट यहाँ से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो ये जो 1 पिक्सल का आपका इमेज है वो क्या हो जाएगा, इस साइज में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे 46x44, 43x44, 43x44। तो ध्यान रखेंगे कि इसको ब्लैंक नहीं रखना है। ब्लैंक रखोगे तो क्या आएगा, आपका वहाँ पर एरर आ जाएगा। इमेज ब्रेकडाउन का जो मैंने आपको दिखाया, जब भी सोर्स मिसिंग होता है तो आपको ब्रोकन एक सिंबल देखने के लिए मिलता है। तो एक सिंगल डॉट से आप इसको रिप्लेस करा दोगे। अब ये जैसे अगर मैं इमेज ओपन करूँ यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं बहुत छोटा सा टाइनी डॉट सेंटर में दिख रहा होगा आपको, ये इमेज है। ठीक है, इतना सा। आगे बढ़ेंगे। विड्थ 46, हाइट 44, ये हमने बॉर्डर के अंदर का पार्ट लिया है। ठीक है, defines the portion of the image we want to use, and background image 00 defines the background image and its position left 0 and top 0. This is the easiest way to use image sprites. Now we want to expand it by using links and hover effect. अब हो सकता है कि भाई मैं इसके ऊपर होवर जब करूँ माउस, तो क्या होना चाहिए, कुछ चेंजेस होना चाहिए कलर वगैरह के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, एक और सेट ऐसा बना लेना है। ठीक है, जिसमें एक ब्राइट है और एक डार्क है। अब क्या होगा, माउस ओवर जब होगा तो हम इस इमेज को यहाँ लेकर आएंगे, यानी कि अब की बार वर्टिकली भी आप वैल्यू को स्विच करोगे। ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पर आप देखोगे हमने एक आईडी सेट किया नेव लिस्ट, जिसका पोजीशन क्या है, रिलेटिव। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, पहले यहाँ आ जाते हैं और कोड में आते हैं। तो ULLI हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। UL का आईडी क्या है, नेव लिस्ट। नेव लिस्ट के अंदर पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव हम लोग कब डिफाइन करते हैं, जब हमें अंदर के पार्ट को एब्सोल्यूट वगैरह करना होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट किसको कर रहे होंगे हम लोग, कॉमन से आता है LI को। तो जरा LI को ढूंढो, कहीं पर पोजीशन एब्सोल्यूट है ना। तो कौन बताएगा पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्यों यूज किया जाता है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जतिन बताएगा, बता रहे।
हमारे बैच में ऑनलाइन तो नहीं है ना स्टूडेंट, ऑफलाइन ही है ना सब? हाँ ठीक है। बताओ भी जतिन, पोजीशन पहली बार सुन रहे हो या पहले पढ़ चुके हैं? सुरभि बताया था। गुरविंदर, क्या नाम है? गुरविंदर ही है कुछ और है? हाँ गुरविंदर ही है। हाँ बताओ, कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या होता है पोजीशन? और अगर हम लोग रिलेटिव ना लिखें और डायरेक्ट एब्सोल्यूट डिफाइन करें तब क्या होगा? कुछ नहीं कहना किसी को? अच्छा मतलब मेरी गलती है। सही है, चलो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। देखिए पोजीशन रिलेटिव क्या होता है कि आप किसको किससे रिलेट करना चाह रहे हो। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि एल जो रिलेट करेगा वो किसको करेगा? नैव लिस्ट। नैव लिस्ट हमने किसको दिया हुआ है? यूएल को। यानी कि एल का पेरेंट कौन हुआ? यूएल। अब मान लीजिए कि अगर मैंने एल को यहाँ पर एब्सोल्यूट दिया हुआ है लेकिन रिलेटिव कोई भी नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट रिलेटिव जो होता है सभी एलिमेंट का वो बॉडी होता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर यूएल के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है, ना कि बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो जब तक पोजीशन नहीं डिफाइन होंगी तब तक आप किसी भी एलिमेंट को मूव नहीं करा पाओगे, तो इसलिए ज़रूरी होता है पोजीशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर समझिए, यूएल और एल यूएल की आईडी है नैव लिस्ट और बाकी एल एलिमेंट की आईडी हम लोगों ने मीनिंगफुल आइकन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। ज़रूरी नहीं हम आईडी का इस्तेमाल करें, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आप क्लास इक्वल टू भी सेम रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। ए टैग आप यहाँ नोटिस करेंगे क्या है? कंप्लीटली ब्लैंक। इस बार हमने यहाँ पर किसी भी IMG SRC का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो इमेज कैसे आ रहा है इसके अंदर, इसको समझिए। तो देखो सबकी आईडी ध्यान से देख लो, नैव लिस्ट, होम, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो नैव लिस्ट रिलेटिव है, नैव लिस्ट के अंदर जितने भी एल हैं उसका पोजीशन क्या है? एब्सोल्यूट। मार्जिन पैडिंग हमने एल के अंदर नोटिस किया है कि हमेशा वो थोड़ा सा 1 इंच आगे आता है लेफ्ट से, उसको हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया। लिस्ट स्टाइल नन, क्योंकि मुझे कोई बुलेट्स वगैरह नहीं चाहिए। टॉप से हमने क्या रखा है? 0, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है? नैव लिस्ट के अंदर जो 8 एलिमेंट है उसकी हाइट कितनी रखो? 44। ध्यान से देखना क्या लिखा है? ए को हमने क्या करना है? डिस्प्ले ब्लॉक। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई अगर आपने नहीं डिफाइन किया ए को तो ए विड्थ और हाइट कंटेन नहीं करेगा अपने अंदर, तो इसलिए ब्लॉक बनाया। अब हमारा आई लिंक के ऊपर आ जाओ, यानी कि जो एल है हमने यहाँ पर बोला है लेफ्ट से 0, विड्थ कितना रहेगा? 46, ठीक है, क्योंकि 1 पिक्सल का बॉर्डर है। इसके बाद हमने क्या लिखा? बैकग्राउंड, और हमने इसको क्या डिफाइन किया? 0 0। तो 46 के विड्थ में अपना आप ही ये वाला काम हो जाएगा पहले वाला। सेकंड वाले के लिए क्या लिखा? -47, और लास्ट वाले के लिए क्या लिखा? -91। इतना काम हो गया। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ इतना पार्ट हमारा काम करेगा इसके अंदर। अभी होवर वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चलेगा। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब इस वाली फाइल में अगर हम यहाँ आते हैं, ये देखो सभी के ऊपर लिंक अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमने सभी को क्या डिफाइन किया है? ए एलिमेंट, ठीक है। अब जरा थ्योरी को समझो, यहाँ आइए। देखो नैव लिस्ट पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन इज सेट टू रिलेटेड टू अलाउ एब्सोल्यूट पोजीशन इनसाइड इट। फिर हमने डिफाइन किया एल जिसका मार्जिन 0, पैडिंग 0, लिस्ट स्टाइल नन। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो मैं आप इसको देख लेना, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इमेज स्प्राइट में होवर इफेक्ट किस तरह से लेकर आएंगे? नाउ वी वांट टू ऐड द होवर इफेक्ट टू आवर नेविगेशन लिस्ट। सो हमें यूज़ करना होगा होवर सूडो। तो ये आपको पता है सेलेक्टर, ये हम लोग ए के ऊपर होवर लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे होवर सेलेक्टर कैन बी यूज्ड ऑन ऑल एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑन लिंक्स। तो हमारे पास इस बार जो इमेज है उसमें 3 नॉर्मल इमेज है और 3 होवर वाले इमेजेस अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने क्या लिखा है? होम जो हमारा LI ID है
उसके अंदर ए एलिमेंट, और माउस ओवर पे क्या होगा, जहाँ पर पहले 0 0 था अब हाइट में हमें लेस करना है, ठीक है। तो ज़रा फोटोशॉप में इमेज को ओपन करो समझने के लिए। यहाँ से करेंगे कॉपी इमेज और यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और पेस्ट कीजिए। यहाँ ये अपना एक सिलेक्शन बना लीजिए इसके अंदर और इस सिलेक्शन को नीचे मूव कीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर 44, लेकिन हमने कितना मूव किया 45, क्योंकि 1 पिक्सल की लाइन भी है ना, तभी हम एग्जैक्ट इस जगह पर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर है माइनस, तो आप देखोगे हाइट में सभी में -45 ही है, विड्थ में अपना वही है 47 और 91 जो हम लोग चलाते आ रहे थे। और अब आप यहाँ देखेंगे परफेक्ट एक आपका होवर इफेक्ट भी क्रिएट हो गया इमेज के अंदर, ठीक है। अब 6 इमेजेस काम करें, लेकिन सर्वर पर रिक्वेस्ट सिंगल इमेज का जा रहा है, क्योंकि 6 की 6 इमेज का एक ग्रिड में बनी हुई है ये चीज़। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना इमेज स्प्राइट, यानी कि बड़े बड़े आप जो देखोगे इसमें इमेजेस बने हुए, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि अगर किसी वेबसाइट में हम लोग लिंक देख रहे हैं तो वो इस तरह से, लेकिन माउस ओवर करते वो ओरिजिनल कलर में चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन ऐड करके रिप्लेस कर लोगे, या जैसे हमारे लिंक ब्लैक कलर में लेकिन माउस ओवर पर उसका कलर ओरिजिनल में ब्रांड में चेंज हो जाए, तो ये आप काम इजीली कर सकते हो, ठीक है, इमेज स्प्राइट की हेल्प से, ठीक है। तो बड़ी बड़ी लिस्ट होती है इस तरह से आइकन्स की, आप देखोगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सो ID होम ए होवर बैकग्राउंड URL, ठीक है। हम यहाँ पर पोजीशन वर्टिकली यहाँ से ऑफसेट कर रहे हैं। फॉर ऑल 3 होवर इमेजेस वी स्पेसिफाई द सेम बैकग्राउंड पोजीशन ओनली 45 पिक्सल्स फर्दर डाउन। आपको पता चल गया 44 हमारे आइकन की हाइट है, 1 पिक्सल बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इमेज स्प्राइट्स, स्प्राइट के बाद आपको आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को हम लोग ध्यान से समझें। जैसे कि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 4 डिफरेंट तरीके से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना सीखा। जैसे किसी डिव के अंदर अगर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, आपने लिखा डिसेंडेंट डिव स्पेस P, तो P एलिमेंट डिव के एकदम क्लोज हो, यानी कि उसका चाइल्ड हो, या फिर किसी और एलिमेंट के अंदर P होगा, तो क्या होगा सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने सीखा चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करना, यानी कि ग्रेटर देन और एलिमेंट का नेम। तो उससे क्या हुआ, हमारे सिर्फ जो फर्स्ट पेरेंट के चाइल्ड होंगे वो सेलेक्ट होता है। फिर हमने सीखा था टिल्ट और प्लस, ठीक है, कि एलिमेंट के इमीडिएट बाद में या एलिमेंट के बाद में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाए। एट्रीब्यूट सेलेक्टर आपको सपोर्ट करता है कि मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है ए के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है टारगेट, ठीक है। टारगेट जैसे क्या होता है ब्लैंक होता है ना, या फिर सेल्फ होता है। तो उस केस में आप यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट जिस एलिमेंट के अंदर है उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ के मैनिपुलेट कर सकते हो। एक तो हो गया एट्रीब्यूट के लेवल पर, एक होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू के लेवल पर, आप यहाँ देखोगे। दूसरा क्या है एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। चलो वन बाय वन समझेंगे। स्टाइल HTML एलिमेंट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। इट इज पॉसिबल टू स्टाइल HTML एलिमेंट दैट हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यूज। एट्रीब्यूट तो क्लियर है ना क्या होता है, कौन बताएगा? गुरविंदर, एट्रीब्यूट क्या होता है? एलिमेंट को जो सेलेक्ट करता है वो एट्रीब्यूट होता है। और एलिमेंट कैसे सेलेक्ट होता है? अरे एलिमेंट होगा तभी तो एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट होगा तो एलिमेंट थोड़ी ना होगा। पहले एलिमेंट होगा तभी तो एट्रीब्यूट बना। और जैसे जतिन है, ठीक है, तो जतिन का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? जैसे उसकी हाइट है ना, उसका स्टाइल हो गया, हेयर स्टाइल क्या है उसका, समझ गए ना, उसका स्किन टोन क्या है, उसका आई कलर क्या है, एग्जाम्पल। तो ये क्या है एट्रीब्यूट है। अब उसकी वैल्यू क्या है, भाई इसका स्किन कलर जो फेयर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये उसकी क्या है वैल्यू हो गई, समझ गए ना।
तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी कि अब जैसे एक एग्जांपल लो कार, ठीक है, तो ब्रांड जो हो गया वो एट्रीब्यूट हो गया, उसकी वैल्यू जो ब्रांडिंग होगा उसका एक्चुअल में, ठीक है, इस तरह से। तो चीज़ों को अपने लिए आसान बनाओ, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश क्या करो। चलिए, दी एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर रेफरेंस देख रहे हैं, ए टारगेट, अगर कहीं पर टारगेट मेंशन है किसी भी एलिमेंट के अंदर, उसका कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड का मैनिपुलेट हो जाएगा। तो प्रेस करेंगे यहाँ पर कंट्रोल यू, आप यहाँ देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 लिंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन 2 लिंक में हमने टारगेट डिफाइन किया हुआ है। वैल्यू पे मत जाना, वैल्यू मैटर नहीं करता क्योंकि हम टारगेट को ढूंढ रहे हैं, टारगेट एट्रीब्यूट। तो जहाँ भी इसको टारगेट एट्रीब्यूट मिलता है उसका कलर क्या हो जाए, येलो। ये तो डिफाइन किया हमने। अब जब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू के बेसिस पर। इस बार हम फाइंड कर रहे हैं कि लिंक तो हमारे पास बहुत सारे, लेकिन उसको ढूंढो जिसके पास ब्लैंक की प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट में। तो कलर किसका चेंज हुआ, जिसके पास ब्लैंक की प्रॉपर्टी थी, जबकि इस बार दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, एक की ब्लैंक है, दूसरे क्या है, सेल्फ। तो सिर्फ ब्लैंक वाला आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो। अगर मैं ये ना लिखूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके ए लिखने से पांचों के पांचों का कलर चेंज होगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, एट्रीब्यूट टिल्ट इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर। ये क्या काम करेगा, द सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड। अब जैसे ए टैग जो होता है उसके अंदर आप देखते हो कि ब्लैंक या सेल्फ जो भी लिखा है वो प्री डिफाइंड है, आप अपने घर से कुछ नहीं लिख सकते उसके अंदर। कहाँ लिख सकते हो, जैसे कि इमेज है, कोई इमेज के अंदर क्या होता है, ALT होता है, ALT में हम अपनी कहानी लिख सकते हैं कुछ भी, तो ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टाइटल कुछ भी हो सकता है, तो टाइटल में हमने क्या लिख दिया, फ्लावर, ठीक है। The following example, select all elements with a title attribute that contains a space separated list of word, one of which is flower। तो यहाँ जाइए, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, और यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि इमेज का नेम 7, इमेज का नेम 8, और दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लावर इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें फ्लावर है, इसमें फ्लावर है, थर्ड वन जो है इसमें क्या, ट्री है विदाउट। तो क्या होगा इस केस में, आप यहाँ नोटिस करें, हमने ALT में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। आपने यहाँ से बोला टाइटल फ्लावर, और फ्लावर में आपने क्या डाला, 5 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या हो जाए, रेड। तो आपके फर्स्ट 2 इमेजेस चेंज हो गई इस तरह से। तो ये एक तरीका हुआ। फिर क्या आता है, एट्रीब्यूट पाइप इक्वल टू वैल्यू। इसका काम क्या है, द सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट whose value can be exactly the specified value or the specified value followed by a hyphen, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू में डैश होना ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करें जैसे कि क्लास, और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन करिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल यू, और यहाँ ये हमने क्या लिखा, टॉप हेडर, टॉप टेक्स्ट, टॉप कंटेंट। तो क्या था, हमने जो थ्योरी पढ़ा उसमें हाइफन होना ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ उसको मिला टॉप, उसने उनको हाइफन के साथ में रिप्लेस कर लिया, लेकिन जहाँ पर टॉप विदाउट हाइफन लिखा था उसने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, कैरेट इक्वल टू, ठीक है, ये कैरेट सिंबल होता है। द सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, टॉप, अब कैसे भी लिखा हो, विद हाइफन विदाउट हाइफन नो मैटर, ठीक है। तो यहाँ जाइए, क्या हो गया, तीनों सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वो अब हाइफन को नहीं ढूंढ रहा, वो सिर्फ टॉप को फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये नेम हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो ये नेम कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्लास यूजर डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड नहीं होती है। फिर आता है एट्रीब्यूट डॉलर इक्वल टू वैल्यू। सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट, ठीक है। इस केस में आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट, सेकंड माई डैश टेस्ट एंड माई टेस्ट। तो कलर किसका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सेकंड का, क्योंकि इस वाले मेथड में हम बात करें एंड की, एंड में जिसमें भी टेस्ट इन्वॉल्व होगा उनका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो क्लास क्या लिखे है, टेस्ट, और ये आप देखो चेंज हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिचुएशन दी जाती है
क्योंकि आपने नीचे कुछ नहीं करना है, लेकिन CSS से डायरेक्ट उसको एलिमेंट को मैनिपुलेट करके दिखाओ। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट एस्ट्रिक इक्वल टू वैल्यू। सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, TE, कि अगर कहीं भी TE मिलता है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो TE कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो तीनों में आप देखेंगे अगेन आपका चेंजेस हो जाएंगे। फिर आता है फॉर्म को अगर आपको स्टाइल करना है तो फॉर्म को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो। हमने यहाँ पर जाके प्रेस किया Ctrl+U। हमारे पास दो इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक है हमारे पास इनपुट टाइप बटन। अब एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, भाई मान लो आपने एलिमेंट का नेम लिया ओनली इनपुट, तो क्या होगा, दोनों इनपुट डिस्टर्ब होंगे, टेक्स्ट भी और बटन भी। ट्राई करके देखेंगे प्रैक्टिकली और इसका एग्जांपल आप अच्छे से समझ पाओगे फिर। तो मैं यहाँ से इतने पार्ट को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हम डिसेबल कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है, विड्थ 150, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन जो है आपका टॉप राइट से 0, बॉटम से 10 एंड लेफ्ट से 0, बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा। हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कौन सा एलिमेंट टारगेट हो रहा है, ओनली इनपुट, तीनों ही इनपुट है, इनपुट, इनपुट एंड इनपुट। Ctrl+S प्रेस कीजिए, ब्राउजर में रीलोड कीजिए, समझ आया। लेकिन अगर मुझे एट्रीब्यूट सेलेक्टर पता है तो मैं इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ। मैंने बोला ऊपर कि इनपुट तो है, कोई बात नहीं, बट उसके टाइप को समझो कि हम किस टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने बताया एट्रीब्यूट टाइप। अब टाइप दोनों के अंदर है, तो यानी कि फिर से तीनों आपके टारगेट होंगे, इसलिए हमने स्पेसिफिक बोला टाइप इक्वल टू अगर टेक्स्ट है सिर्फ वही चेंज होना चाहिए। अब आप देखोगे बटन आपका नॉर्मल आएगा। फिर हमने इस बटन को मैनिपुलेट करना था, तो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप यहाँ पर डिक्लेयर किया बटन, और बटन के हमने डायमेंशंस यहाँ पर सेट किए और हमने ओके किया। तो जो अभी सीखा उसका प्रैक्टिकल समझ में आ गया। तो फॉर्म के अंदर जितने भी आपने फील्ड्स पढ़े, सबका इनपुट जो है वो एलिमेंट कॉमन है, उनका टाइप भी कॉमन है, लेकिन टाइप की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। अब मान लीजिए आपने लिखा इनपुट, तो इनपुट में अगर मान लो इनपुट टाइप डेट है तो डेट भी आपका चेंज हो गया, बट मुझे डेट फील्ड को नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन लिखो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, और डेट पे क्या करना है वो डिफाइन कर दो वैल्यू। नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं। द लुक ऑफ एन HTML फॉर्म कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद CSS। यूज द विड्थ प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ इनपुट फील्ड होंगे सभी का विड्थ कितना हो जाए, 100%। ट्राई करो। तो देखो हमारा अभी सिंगल फील्ड है और ये क्या हो गया, फुल विड्थ। अब इतना बड़ा तो फॉर्म फील्ड नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पर 100% लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि कल को जब आप किसी एरिया में इस फॉर्म को कॉल करोगे तो ये उसको ऑप्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि जिस भी पेरेंट के अंडर में आएगा उसके हिसाब से। So input type text will only select text field, input type password will only select password field, input type number will only select number field। इसी तरह से जितने भी आपके डिफरेंट इनपुट के टाइप्स हैं वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। So padding inputs, so use the padding to add space inside the text field। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है इसके अंदर 12 टॉप बॉटम, 20 फ्रॉम लेफ्ट राइट, मार्जिन टॉप बॉटम से 8, क्योंकि अगर हम लोग मल्टीपल फील्ड बनाएंगे तो उनके बीच में गैप भी होना चाहिए। और अब आप यहाँ से देखो तो फील्ड अब आपके थोड़े से विजिबल, अगर आप देखो तो बढ़िया दिखाई देंगे, ब्रॉड बन गया हमारे पहले से। नेक्स्ट बॉर्डर इनपुट। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह अवेलेबल हो, लिटिल बिट रेडियस हो, जैसे मेरा इस फॉर्म के ऊपर आप देख रहे हो, तो आप यहाँ से देखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, बॉर्डर का कलर सेट किया, इसके अंदर 2 पिक्सल का थिकनेस रखा है और रेडियस 4 पिक्सल, जो कॉर्नर रेडियस होता है, जो राउंडनेस हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं, किससे बॉटम से अगर डिफाइन करना हो बॉर्डर, तो बस बॉर्डर फ्रॉम बॉटम आप डिफाइन कर दोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर बॉटम की वैल्यू अवेलेबल है। बॉर्डर शॉर्ट हैंड होता है, यानी कि चारों साइड से काम करते हैं, आप स्पेसिफिक साइड को कंट्रोल कर सकते हो। कलर्ड इनपुट, इसके लिए आप यहाँ पर कलर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है।
ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, यहाँ पर एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी बैकग्राउंड कलर के नाम से। नेक्स्ट है फोकस्ड इनपुट। तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक लिखना है फोकस, यानी कि जब यूज़र क्लिक करे फील्ड के अंदर, ये ध्यान रखना कहीं और काम नहीं करेगा, सिर्फ इनपुट टाइप में काम करता है। अब आप नोटिस करें जैसे आप कर्सर यहाँ रखेंगे कलर चेंज हो रहे हैं फोकस करने पर। तो जब हम लोग कर्सर रखते हैं ये फोकस होता है, और अगर हमारा कर्सर इस फील्ड से दूसरे फील्ड में स्विच होता है तो ये ब्लर होता है। तो पहले वाला क्या हो गया ब्लर, ये क्या है फोकस, ठीक है। तो फोकस में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जैसे बॉर्डर को एक्टिव करें कि देखो आपका एनिमेट होकर बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, यहाँ पे अपने ट्रांजिशन क्या डाला है 0.5 सेकेंड्स, यानी कि हाफ सेकेंड, यानी कि 500 मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूट होगा फोकस इफेक्ट आपका। नेक्स्ट इनपुट विद आइकन एंड इमेज। हो सकता है कि आपको फील्ड के अंदर कोई आइकन कॉल करना पड़ जाए, जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे सर्च भी लिखा हुआ है, उसके अंदर आइकन भी अवेलेबल है आपका। सो इसमें हमने क्या किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर आप नोटिस करें एक इमेज है, इसकी पोजीशन हमने 10-10 डिफाइन की है, यानी कि 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड 10 फ्रॉम बॉटम, सॉरी टॉप। और बैकग्राउंड रिपीट में क्या लिखा है नो रिपीट। और फील्ड के अंदर पैडिंग कितना रखा है, टॉप से 12, राइट से 20, बॉटम से 12 एंड लेफ्ट से 40। 40 क्यों रखा लेफ्ट से, क्योंकि मैं आइकन के बाद में टेक्स्ट का कर्सर लेके आना है, ठीक है, इसलिए। तो ये 40 का हमने डिफाइन किया। एनिमेटेड सर्च इनपुट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रांजिशन ऑल, कितना टाइम लगेगा, इफेक्ट क्या रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि फील्ड बाय डिफॉल्ट रहेगा नॉर्मल, जैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा फील्ड एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, वापस अपने साइज में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो कोई अलग से इसमें कलाकारी नहीं है, सिर्फ क्यों नहीं लिखेगा, इसलिए तो बनाया हाँ पूरे में लिखो। आपका जैसे ओके कर दोगे एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी क्वेरी इसके अंदर। अभी मैंने एक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ, एक्शन लगा देंगे तो ये एक्शन भी आपका काम कर जाएगा यहाँ से, तो रिडायरेक्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट स्टाइलिंग टेक्स्ट एरियाज। टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये जो आप एरिया देख रहे हो जिसमें हमने कोड लिखा है, ये भी टेक्स्ट एरिया है। चाहो तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट एरिया, यानी कि मल्टी लाइन अगर मुझे कुछ लिखना है उस केस में। तो हमारा टेक्स्ट एरिया बन गया इस तरह से। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट मेन्यू को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा जो ड्रॉप डाउन खुलता है उसको भी हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा, विड्थ 100%, पैडिंग इतना, बॉर्डर नन, रेडियस 4। नेक्स्ट है इनपुट बटन्स। आप इनपुट टाइप बटन, सबमिट और रीसेट, मैं चाहता हूँ तीनों का लुक एंड फील एक जैसा हो जाए। तो ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ किया ना हमने कॉमा लगा के, जब आप कॉमा लगा के लिखते हो तो वो सभी पर एक जैसा ही अप्लाई होता है। अब देखो हमने इसी कोड को सीखने के बाद क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया जिसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लेबल्स हैं और राइट हैंड साइड में उसके रेस्पेक्टिव फील्ड्स अवेलेबल है, नीचे एक सबमिट बटन है, ठीक है। मोबाइल मोड आएगा तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा अपने आप, टैबलेट मोड आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, डेस्कटॉप मोड आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड तो स्टाइल करना अपने को आगे, तो ये दोनों चीज़ें कैसे हुई इसको समझते हैं। यानी कि ये कंटेनर है ग्रे वाला, इसके अंदर दो पार्टीशन होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। चलो कंट्रोल यू करके समझते हैं जरा कोड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। मेन क्या है, डिव कंटेनर। डिव कंटेनर के अंदर क्या है, फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म के अंदर में क्या होना है, रो। रो के अंदर क्या है, कॉलम। कॉलम की विड्थ कितनी है, 25%। दूसरा कॉलम कितना है, 75%। तभी तो ये आप देख सकते हो 25 और 75 में आपका इस तरह से डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। अब ये देखो 25 और 75 जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखो कॉलम 25 की विड्थ कितनी है, 25%। 75 की विड्थ कितनी है, 75%। तो हमने बस बार बार रो बनाए, जैसे एक रो ये पहला कंप्लीट हो गया यानी कि फर्स्ट नेम वाला, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से आपके रो बनते जा रहे हैं बार बार, और उन रोज के अंदर कॉलम से। लास्ट में हमारे पास क्या है, अपना बटन सबमिट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये कंप्लीट एक रो है। बस इनका मैनिपुलेशन सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक मीडिया क्वेरी भी हमने लगाया था ताकि ये ब्रेक हो जाए एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर। जैसे हमारी विड्थ 600% होगी तो जो दोनों कॉलम हमने 25 और 75 के बनाए उन दोनों की विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%।
नेक्स्ट है काउंटर्स। काउंटर क्या होता है? ये काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। जैसे आपने मान लो हेडिंग डिफाइन किया अपने पेज के अंदर, तो जैसे देखते हो अगर आपने बुक्स में ध्यान से नोटिस किया हो तो TOC होता है और TOI, टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ इंडेक्स, 2 से 3 पेज पलटने के बाद आता है। आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर क्या होता है, चैप्टर का नेम होता है और चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स लिखे होते हैं। किसी किसी में डायरेक्ट चैप्टर ही होंगे और कुछ नहीं होगा। हेलो। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका चैप्टर नंबर होगा, जैसे चैप्टर 1, और उसका बेसिकली आप आगे देखोगे तो लिखा होगा उसका चैप्टर का नेम क्या है। अब जो चैप्टर 1 है, जब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चैप्टर 2। तो वो लिखा नहीं जाता, वो देखा जाए तो एक तरह से काउंटर जो होता है वो वहाँ पर भी काम करता है, यानी कि प्रीफिक्स हमें क्या रखना है और आगे हमें क्या लिखना है, प्लस उसके आगे आप देखो पेज नंबर भी मेंशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CSS counters are variable maintained by CSS whose value can be incremented by CSS rule to track how many times they are used. So counters let you adjust the appearance of content based on its placement in the document. अब काउंटर का एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर लिस्ट आपने देखा होगा, ABCD ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है ना, या 1 2 3 4, या रोमन में हमने देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो भी एक काउंटर का ही एग्जांपल है। सो ऑटोमेटिक नंबरिंग विद काउंटर। अब इस काउंटर टॉपिक से आप क्या सीख पाओगे, मान लो मैंने हेडिंग मल्टीपल टाइम यूज़ किया, तो वो हेडिंग कितनी बार यूज़ है उसका काउंट आप कर सकते हो कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले जो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है काउंटर रीसेट। ये आपको लगाना ही लगाना है। टू वर्क विद CSS काउंटर वी विल यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। काउंटर रीसेट क्रिएट्स और रीसेट अ काउंटर। नेक्स्ट आता है काउंटर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और काउंटर वैल्यू। देन आता है कंटेंट, जिसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्या लिखना चाहते हो। इंसर्ट जनरेटेड कंटेंट एंड काउंटर और काउंटर्स फंक्शन एड्स द वैल्यू ऑफ अ काउंटर टू एन एलिमेंट। To use a CSS counter, it must first be created with counter reset. ये नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा। That's why मैंने आपको बोला ये डिफॉल्ट वैल्यू इसको आपने डालना ही डालना है। So the following example creates a counter for the page in the body selector, then increments the counter value for each H2 element and adds selection value of the counter to the beginning of each H2. तो बॉडी में हमने काउंटर रिसेट किया, हमने इसको नेम दिया सेक्शन। H2 में हमने यूज़ किया बिफोर सूडो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट वाले पार्ट में क्या होता है कि ध्यान रखना है कि क्लास वाले में चलता है सिंगल कॉलन और एलिमेंट वाले में चलता है क्या, डबल कॉलन, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर मैंने पढ़ाया था, जैसे एक हेडिंग के आगे मैंने आपको इमेज लगा के दिखाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया बिफोर, क्या लिखा हमने, काउंटर इंक्रीमेंट। क्या इंक्रीमेंट होगा, सेक्शन। और यहाँ पर क्या कंटेंट लिखना, हमने लिखा सेक्शन काउंटर सेक्शन का नेम, ठीक है। तो और इसके आगे क्या लिखाएगा, कॉलन। इस तरह से जब आप आउटपुट देखोगे तो क्या लिखा रहा है, हमने जैसे कुछ टॉपिक डिफाइन किए, भाई H2 एलिमेंट है क्योंकि हम लोग H2 को टारगेट कर रहे हैं, हमने लिखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप मटेरियल, ठीक है। लेकिन मैंने इनका आगे सेक्शन नहीं लिखा था, लेकिन सेक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसने यानी कि आपके H2 के जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है वो 6 है, ठीक है। इसी तरह से नेस्टिंग काउंटर, भाई कई बार हमें एलिमेंट के अंदर भी काउंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स वन काउंटर फॉर द पेज सेक्शन एंड वन काउंटर फॉर ईच H1 एलिमेंट सब सेलेक्शन। द सेक्शन काउंटर विल बी काउंटर फॉर ईच H1 एलिमेंट विद सेक्शन वैल्यू ऑफ द सेक्शन काउंटर and the subsection counter will be counted for each H2 element with the value of section counter and value of the subsection counter। तो देखो इतना पार्ट हमें क्लियर है, ये पार्ट भी हमें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 बार हमने काउंटर रिसेट को डिफाइन किया, एक मेन बॉडी में और एक H1 के अंदर। तो बॉडी किसको काउंट कर रहा है, सेक्शन को, और ये किसको काउंट कर रहा है, सब सेक्शन को। हमने लिखा H1 बिफोर काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन, यानी कि बॉडी को हमने H1 पर मैप किया, और कंटेंट में हमने लिखा सेक्शन काउंटर सेक्शन। H2 के आगे हमने लिखा बिफोर काउंटर इंक्रीमेंट में क्या डाला, सब सेक्शन। और अब जब आप यहाँ देखेंगे
तो देखिए सेक्शन 1 है HTML एंड CSS, उसके अंदर टॉपिक है HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड मटेरियल। तो क्या हो गया, जैसे चैप्टर 1 के अंदर अगर कोई सब टॉपिक है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। सेक्शन 2 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें पाइथन, जावास्क्रिप्ट, jQuery ने मेंशन किया। सेक्शन 3 जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जैसे PHP, जावा एंड C++। कोड में आइए, आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, हमने तो सीधे टॉपिक पास किया। बट सेक्शन ने H1 को टारगेट किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था इस चीज़ को, और H2 ने सब सेक्शन को डिफाइन किया हुआ। तो यहाँ देखो H1 ने क्या लिखा बिफोर सेक्शन, H2 ने क्या लिखा सब सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप काउंटर की हेल्प से बना सकते हो। इसी तरह से OL और LI में अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 1, 2 का आपका पार्ट आ गया, 2.1, 2.2, 2.3, 3 के अंदर भी हो सकता है तो 2.3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से, और फिर इसके बाद 2.4 आ गया। तो ये कैसे बनाया, यहाँ देखिए OL के अंदर LI, हमने यहाँ पर जाके क्या बोला, OL में काउंटर रिसेट सेक्शन लिस्ट स्टाइल जो कि डिफ़ॉल्ट आपका न्यूमेरिक होता है उसको हमने नन किया। LI के अंदर बिफोर हमने डिफाइन किया काउंटर इंक्रीमेंट, हमने लिखा सेक्शन, और कंटेंट के अंदर काउंटर्स, और यहाँ से आप सभी के आगे नंबरिंग को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये एक सेक्शन है, जैसे आपका नया OL स्टार्ट होगा तो ये रिसेट होकर फिर से 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नया है, वेबसाइट लेआउट की बात करेंगे। एक जो बेसिक वेबसाइट लेआउट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेडर, देन उसके बॉटम में आप देखते हैं नेविगेशन, लेफ्ट साइड में कंटेंट, मिडिल में मेन कंटेंट, राइट में कुछ कंटेंट हो सकता है, और बॉटम में क्या होता है फुटर। ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर है। A website is often divided into headers, menu, content and a footer. So there are tons of different layout designs to choose from. However, the structure above is one of the most common and we will take a closer look at in this example. So header define करने के लिए हमने यहाँ पर header class को define किया है, जिसमें कुछ background का color हमने mention किया है, text का alignment and padding. So header is usually located at the top of the website or right below a top navigation menu. If often contain a logo or the website name. So जैसे कि आप यहाँ क्लिक करें तो ये अपना हेडर क्रिएट हो गया। सो हेडर के लिए आप यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हो, या तो हेडर एलिमेंट का इस्तेमाल करो या फिर हेडर क्लास का। नहीं करोगे तो जब आपका कोड चेक किया जाता है तो कोड कंफ्यूज होता है, जो एल्गोरिदम होता है कि आपके वेबसाइट का बिगनिंग कहाँ से हो रहा है। तो मेजर सेक्शन के नेम ज़रूर से डिफाइन करो, या तो क्लास इक्वल टू हेडर या सीधे एलिमेंट डिव को रिप्लेस करके क्या होगा हेडर। ये मैं आपको सेमेंटिक्स पढ़ा चुका हूँ, सारे पढ़ाए थे ना। कौन कौन से होते हैं एलिमेंट बताओ, HTML5 के अंदर जो डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। हेडर होता है, नैप होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, एसाइड होता है, फुटर होता है, पढ़ाया था ना। सब भूलते जा रहे हो, सही है। नेविगेशन बार, तो यहाँ पर आप देखो हमने इसके लिए डिफाइन किया है क्लास टॉप नैप। नैप के अंदर ए एलिमेंट होते हैं और ए के हमने होवर डिफाइन किया हुआ है। तो यानी कि हेडर के बाद हमारा क्या आ गया नेविगेशन। ठीक है, इसके बाद हमने कंटेंट डिफाइन किया। अब वो सिंगल कॉलम हो सकता है, 2 कॉलम में हो सकता है, या फिर 3 कॉलम में हो सकता है। तो तीनों का विजुअल आपके सामने है, तो इसको हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। ये 3 कॉलम हमने एक लेआउट क्रिएट कर लिया इस तरह से। अनइक्वल कॉलम भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने साइड वाले को यहाँ पर सेट किया है 25% और मिडिल वाले को हमने रखा है 50%। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इस तरह से। अगर हम मोड चेंज करेंगे अपना तो ये तीनों रिस्पॉन्सिव में ऐसे हो जाएंगे 100%, लेकिन मोबाइल मोड से ऊपर ही आपको 3 कॉलम में दिखाई देगा। तो इवन वाला भी हो सकता है जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और ऑड इवन भी मिल सकता है आपको देखने के लिए। इसका हमने डिफाइन किया लास्ट में फुटर। तो आप देखेंगे पूरे पार्ट के बाद फुटर पार्ट हमारा अवेलेबल है इसमें। रिस्पॉन्सिव लेआउट अगर आप चेक करना चाहें
तो ये देखो मैंने फाइनल आउटपुट यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से। आप यहाँ जाएंगे मोबाइल मोड में, देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है आउटपुट। और अगर हम लोग लार्ज स्क्रीन पर देखना चाहें तो ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर है आउटपुट। इसके अंदर क्लासेस हमने थोड़े से ज़्यादा यूज़ किए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट्स, यानी कि मेजरमेंट की बात आ रही है। तो यूनिट्स शायद आप लोगों ने कौन कौन सी यूज़ किए, पिक्सल्स, ठीक है, या फिर परसेंटेज। तो कौन कौन से यूनिट है समझिए स्टेप बाय स्टेप। So CSS has several different units for expressing a length. Many CSS properties take length values such as width, margin, padding, font size, etc. Length is a number followed by a length unit such as 10 pixel या 2 em. So आपको em का कैलकुलेशन मैंने बताया हुआ है, कितना होता है 1 em इक्वल टू जतिन 1 em इक्वल टू कितना पिक्सल्स होता है? सुरभि नहीं 16, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सेट डिफरेंट लेंथ वैल्यूज यूजिंग पिक्सल्स। हमने H1 को यहाँ पर फॉन्ट साइज ऑफर किया 60 पिक्सल एंड पैराग्राफ हमने ऑफर किया 25, लाइन की हाइट है 50 पिक्सल्स। पिक्सल्स में क्या होता है, जो भी आप वैल्यू लिखते हो वो लॉक्ड वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम पेज को छोटा करें या बड़ा करें तो इसका हेडिंग के साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट अगर हम इसको REM वगैरह में डिफाइन करेंगे तो ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि साइज हेडिंग का स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्केल अप स्केल डाउन होगा। चलिए तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि पिक्सल्स क्या होती है, एक फिक्स्ड और लॉक्ड वैल्यू है, यानी कि अगर हम अपने ब्राउज़र को रिसाइज करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अगर हम अपने इस फाइल की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जहाँ पर CSS यूनिट्स लिखा हुआ है, अगर हम अपने पेज को साइज को चेंज करते हैं तो आप देख रहे हैं हेडिंग का साइज भी रिसाइज हो रहा है, देख रहे हैं है ना, रिस्पॉन्सिव है। ये होता है बेसिकली सही तरीका काम करने का, ठीक है। तो अगर आपका हेडिंग जो कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा इस तरह से है तो मोबाइल यूज़र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतना बड़ा बल्कि उसको दिखाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो समझते हैं सब चीज़ों को। चलिए हाँ जी, क्या फाइल खुलती नहीं, डाउनलोड करके खोलते हो, लाइव खोलते हो? क्योंकि वो इसलिए नहीं खुलती, मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है ना, मैं जो भी फाइल्स आपको देता हूँ, जैसे मान लो CSS यूनिट आपने ये फाइल ओपन की, ठीक है, या आपने चलो ये डाउनलोड कर ली फाइल, ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर ली फाइल। अब आप यहाँ जाओगे सब सही है, ठीक है, लेकिन जब ओपन एग्जाम्पल करते हो तो ये आता है, ये आता है ना, क्योंकि इसकी जो फाइलें हैं जब आप डाउनलोड कर रहे हो ना, दिखा दो, ये देख रहे हो इतनी सारी फाइल्स नीचे रखी हुई है, ये सब वो फाइल है, एग्जाम्पल फाइल। सारी डाउनलोड करी है मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, चले CSS फोल्डर में आपने जितने ये करे हुए हैं ना, हाँ, सब डाउनलोड कर। आप जब भी डाउनलोड करेंगे नेट से, दिखा देता हूँ, ये देखो आपके साथ ड्राइव शेयर है, क्लास वर्क TTS 9 to 10:30 मई मंथ। अब ये फोल्डर है, अगर आप इसके अंदर से डाउनलोड करोगे नहीं चलेगा, अगर आप यहाँ से पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लोगे तो चल जाएगा। छोटा सा फोल्डर है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, दिखा देते हैं। तो ये इतने दिन बाद अपने प्रॉब्लम क्यों मेरे सामने रखी, या फिर हाल फिलहाल ही ट्राई किया? जतिन तो डेली डाउनलोड करता है, डेली पढ़ लेता है, कह रहा आगे बताओ नया क्या चल रहा है, ये तो सब पढ़ लिया। अभी देखो फोल्डर आ गया पूरा हमारे पास। अब आप कोई भी फाइल यहाँ से रन करोगे, कोई भी फाइल रैंडमली ले लेते हैं यहाँ से, सबका कोड भी ओपन होगा, सब काम नहीं करेगा। तो ये गलती कर रहे हैं।
यहाँ तक की जर्नी मुझे ये तो क्लियर है, हम में से कोई भी सीरियस नहीं है। एक भी बंदा जो है वो सीरियस नहीं है। तो बेसिकली आपका फोकस जो है वो आगे की जो फर्दर चीज़ें हैं, जो आप आगे जाके 3D वगैरह सीखने वाले हो, उधर ज़्यादा फोकस है, तो अच्छी बात है। बट इतना कर लो कम से कम पास हो जाओ, बैक मत लाना प्लीज़, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद। क्योंकि कल को अगर यूनिवर्सिटी पूछेगी जी क्या पढ़ाया था और मैं जब उनको एक कंटेंट दूंगा तो कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अ वाइट स्पेस कैन नॉट अपीयर बिटवीन द नंबर्स एंड द यूनिट। वाइट स्पेस मीन्स कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं 25 पिक्सल, तो 25 के और पिक्सल्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो हाउएवर इफ द वैल्यू इज जीरो द यूनिट कैन बी ओमिटेड। यानी कि अगर हम कहीं पर कोई जीरो वैल्यू पास करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे टॉप बॉटम का मार्जिन जीरो रखना है, तो उसके आगे px लिखो या मत लिखो, नो मैटर। For some CSS properties, negative length are allowed. So there are two types of length unit, absolute और relative. तो absolute unit की बात करेंगे, absolute length are fixed and do not change based on the user settings or the element parent. तो अगर मान लीजिए आप वेबसाइट के अंदर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल्स, पॉइंट्स, पाइका का यूज़ करते हैं, तो आपका फॉन्ट साइज वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट, जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव है। फिर आता है आपका रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, जैसे EM, EX, CH मतलब करेक्टर, REM रिलेटेड आपका जो वैल्यू होता है, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो EM या फिर REM का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें लिखी हुई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी आपकी, ठीक है। सो द EM एंड REM यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्टली स्केलेबल लेआउट। Viewport equal to the browser window size. If the viewport is 50 centimeter wide, 1 VW equal to 0.5 centimeter. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट। सो ब्राउजर सपोर्ट की बात की जाए, कौन कौन सी मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स हैं जो ब्राउजर आपको अलाउ करता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर EM, EX, परसेंटेज, पिक्सल, सेंटीमीटर, ये सभी यूनिट्स सभी ब्राउजर आज की डेट में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेस्पॉन्सिव कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपने ध्यान रखना है EM या फिर REM, इन्हीं यूनिट्स को लेके चलना है। अब EM का कैलकुलेशन सीधा सा है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का फॉन्ट साइज कितना होता है जतिन, 16 पिक्सल, ठीक है। तो 1 REM जो होता है 16 ही होता है। तो मान लो अगर आपको कहीं 8 पिक्सल का फॉन्ट लिखना है तो आप लिखेंगे 0.5 REM, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेब पेज का यानी कि जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है, जिसको हम लोग HTML में 3 लिखते हैं। बात करेंगे स्पेसिफिसिटी की। अब ये क्या होता है, आज आपका बेसिक खत्म कर रहे हैं CSS, नेक्स्ट क्लास से एडवांस पर बात करेंगे। सो व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? इफ देयर आर 2 or more CSS rules that point to the same element, the element with the highest specificity value will win, and its style declaration will be applied to that HTML element. Think of specificity as a score या rank that determines which style declaration is ultimately applied to an element. So मैंने आपको 3 CSS पढ़ाए थे, inline, internal और external. एक्सटर्नल को ओवरराइड करता है इंटरनल और इंटरनल को ओवरराइड करता है इनलाइन, यानी कि इनलाइन की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा हायर होती है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल समझोगे। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड द P एलिमेंट एज अ सेलेक्टर एंड स्पेसिफाइड अ रेड कलर टू दिस एलिमेंट, द टेक्स्ट विल बी रेड। तो ये देखिए P एलिमेंट है, हमने P को यहाँ पर मेंशन किया है, तो कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देखिए, सिंपल है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं P एलिमेंट को भी और क्लास को भी। एलिमेंट पर हमने क्या पॉइंट किया है, क्लास, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या लगता है, क्या आउटपुट होना चाहिए?
इस केस में क्लास विन होगी, ठीक है, क्योंकि क्लास की स्पेसिफिसिटी एलिमेंट सेलेक्टर से हायर होती है। सो यहाँ पर अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को रन करें तो देखो टेस्ट का कलर क्या है, ग्रीन है, तो कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। So in this example we have added a class selector named test and specified a green color for this class. The text will now be green even though we have specified a red color for the element selector P. This is because the class selector is given higher priority. अगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिफाइन कर दूँ ID, ID की स्पेसिफिसिटी क्लास से भी हायर होती है, तो ID क्लास को भी ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, आईडी क्या है, डेमो और टेस्ट। अब आप यहाँ देखो आईडी इक्वल टू डेमो, क्लास इक्वल टू टेस्ट और एलिमेंट है, तो एलिमेंट का तो मैं पहले ही पता चल गया, वो पहले ही लूज हो गया, ठीक है, तो इसका तो मतलब है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर डेमो के पास कलर कौन सा है, ब्लू, चेक करके देखो कौन सा कलर आता है, ठीक है। तो यानी कि एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर स्पेसिफिसिटी ऑर्डर में क्लास, और क्लास को स्पेसिफिसिटी ऑर्डर में रिप्लेस करेगा आईडी, क्योंकि आईडी सबसे पावरफुल होता है। तो यहाँ समझेंगे, इन दिस एग्जांपल वी हैव एडिड द आईडी सेलेक्टर नेम इज डेमो, द टेक्स्ट विल नाउ बी ब्लू बिकॉज द आईडी सेलेक्टर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे नंबर 4। इन दिस एग्जांपल वी हैव एडिड एन इनलाइन स्टाइल फॉर द पी एलिमेंट, द टेक्स्ट विल नाउ बी पिंक बिकॉज द इनलाइन स्टाइल इज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो तीनों है, लेकिन हमने यहाँ पर आईडी को भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर हमने क्या सेट किया, पिंक, क्या कलर आ रहा है, तो यानी कि ये आईडी, क्लास और एलिमेंट तीनों को रिप्लेस करेगा। तो स्पेसिफिसिटी की हायरार्की क्या होती है, जरा इसको समझिए। एवरी सीएसएस सेलेक्टर हैज इट्स प्लेस इन द स्पेसिफिसिटी हायरार्की। So there are 4 categories which defines the specificity level of a selector. Inline style, example h1 style equal to color pink. IDs, example hashtag navbar. Classes, pseudo classes, attribute selector, ठीक है, and elements and pseudo elements जो कि डबल कॉलम से चलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, स्पेसिफिसिटी को, देखिए मान लीजिए अगर मैं सेलेक्टर बेस जा रहा हूँ पी एलिमेंट, तो इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू कितनी है, 1। क्लास है तो क्लास की होती है 10 डिफॉल्ट, तो क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डेमो की बात करेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है 100, तो ये हो गया 101, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ये स्टाइल इक्वल टू, इसकी होती है 1000, यानी कि एलिमेंट होता है 1, क्लास होता है 10, आईडी होता है 100 और इनलाइन होता है 1000। तो इसीलिए इनलाइन जो होता है वो विन कर जाता है इस सिचुएशन में, समझ गए ना। तो इनके पास डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू है, तो यानी कि ये अगर देखा जाए इनलाइन अगर एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली तो 1000 टाइम पावरफुल है, यानी कि उसको बीट कर देगा। तो इस वजह से ये चेंजेस आते हैं। अब जैसे आईडी हमने लिखा डेमो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना ये क्या, पी डॉट टेस्ट, पी हैश डेमो एंड पी स्टाइल, इसलिए यहाँ पर क्या रहा है, पी का 1 और बाकी आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। अब मैं इस तरह से बात करता हूँ, हमने लिखा डेमो, तो डेमो क्या आया, डिफ़ॉल्ट 100 आया ना, क्योंकि किसी एलिमेंट की बात हम कर नहीं रहे, हम आईडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ये 10 होता है। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आ गई, पी डॉट टेस्ट 1 डॉट टेस्ट 2, 2 क्लास है ना, पी एलिमेंट यानी कि 1 एलिमेंट यानी कि 10, ठीक है, 2 क्लासेस, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया ना कि क्लास का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। तो कितना बन गया टोटल, 21। हैशटैग नैबर एंड पी हैश डेमो, तो ये कितना बना, 201, क्योंकि हैश का मतलब यानी कि 100, पी एलिमेंट यानी कि 1 और अगेन आपका 100, तो कितना बन गया 201। और एस्ट्रिक्ट के साथ अगर आप जाओगे तो इसकी वैल्यू होती 0, जो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, और ये आपका इग्नोर्ड है। So the selector with the highest specificity value will win and take effect. So consider these 3 code fragment, जैसे कि A h1, B h1 hashtag content and C h1 id content style equal to this। तो इस केस में ये विनर होगा आपका C वाला, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है इन लाइन में 1000। अब समझ आया कि क्यों टेक्निकली वो रिप्लेस कर रहा है सभी को। सो मोर स्पेसिफिसिटी रूल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि h1 दोनों ही सेम है, लेकिन कौन सा आएगा,
नीचे वाला, नीचे वाला आएगा तो क्यों आएगा? देखो क्या होता है ना, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो टॉप टू बॉटम की तरफ पढ़ते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ तो नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे ब्राउजर ने कोड रीड किया H1 जिसके अंदर कलर क्या है येलो, लेकिन उसकी मेमोरी को ओवरराइट कर दिया अगेन H1 ने, जिसमें उसने फिर से पढ़ लिया बैकग्राउंड कलर क्या है रेड, तो रेड आएगा, येलो कलर नहीं आएगा उस केस में, ठीक है। अब आईडी सेलेक्टर में देखते हैं, आईडी सेलेक्टर हैव अ हायर स्पेसिफिसिटी देन एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो जैसे कि div हैशटैग ए, जतिन कितनी वैल्यू हो गई नंबर में बताओ? div हैशटैग ए लिखा हुआ है तो नंबर कितना हुआ? अभी बढ़ाए थे ना नंबर, कौन बताएगा कितना नंबर हुआ? अरे एलिमेंट, div क्या एलिमेंट है ना, तो 1 हो गया। हैश की कितनी वैल्यू होती है? 100 होती है, तो 101 हो गया ना, ठीक है। अब इसका कितना हुआ? 1 क्यों हुआ? 100 होगा क्योंकि आईडी लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पर इसका कितना हुआ? कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ऐसे नहीं। अब देखो ये क्या है, हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, div id इक्वल टू a, ये भी आपका कितना है 101, ये है 100 100, क्योंकि सीधे id की बात हो रही है, id का नेम कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है एलिमेंट एंड id a, यानी कि एलिमेंट 1 id 100, तो 101 इस तरह से। तो आउटपुट पर अगर हम लोग यहाँ आए, क्या लिखा है? दिस इज अ div, कलर कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है? ग्रीन, ग्रीन वाला कलर कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इसमें हायर में जाएगा। कॉन्टेक्चुअल सिलेक्टर में अगर हम लोग देखें, जैसे हमने लिखा ID H1, अब क्या हुआ टोटल? चलो छोड़ो, टोटल छोड़ो, सीधे तो कौन सा चलना चाहिए? ऊपर वाला कोड चलेगा, नीचे वाला क्यों चलेगा? देखो यहाँ पर क्या है, ये कोड मेरी फाइल में नहीं है, फाइल से बाहर एक एक्सटर्नल CSS फाइल रखा हुआ है, ऊपर लिखा है ना फ्रॉम एक्सटर्नल CSS फाइल, और ये क्या है? इन HTML फाइल स्टाइल। तो यानी कि एक्सटर्नल फाइल का जो कोड है, जब वो इंटरनल फाइल में रीड होगा तो देखो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, तो यानी कि ओवरराइड हो गया अगेन यहाँ पर। तो आपका कलर क्या होना चाहिए? येलो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्लास है एक इंट्रो जिसमें बैकग्राउंड कलर है येलो, और यहाँ पर है H1 जिसका बैकग्राउंड कलर है रेड। कौन सा आना चाहिए? इंट्रो, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास एलिमेंट को रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि एलिमेंट की आईडी होती है, वैल्यू होती है 1, और क्लास की आईडी कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है? 10, ठीक है। तो ये इंट्रो रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से ट्राई करके देखना चीज़ों को। नेक्स्ट आता है कीवर्ड आपका इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट किस तरह से काम करते हैं ये आप पहली बार पढ़ोगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? द इम्पोर्टेंट रूल इन CSS इज यूज्ड टू ऐड मोर इम्पोर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल। In fact, if you use the important rule, it will override all previous styling rules for the specific property on that element. So जैसे कि हमने यहाँ देखा my ID कलर है ब्लू, my class कलर है ग्रे, लेकिन P को हमने यहाँ पर लिखा है रेड, और साथ में हमने क्या मेंशन किया है? इम्पोर्टेंट। अगर मैं इम्पोर्टेंट को भूल जाऊँ तो अप्लाई होना चाहिए my ID, ठीक है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट लिखने से क्या होगा? ये इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। अब एलिमेंट विन होगा इस केस में, ठीक है। एग्जाम्पल को समझिए। ऑल 3 पैराग्राफ विल गेट अ रेड बैकग्राउंड कलर इवन दो द ID सेलेक्टर एंड द क्लास सेलेक्टर हैव अ हायर स्पेसिफिसिटी। द इम्पोर्टेंट रूल ओवरराइड्स द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इन बोथ केसेस। इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। इम्पोर्टेंट अबाउट इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए मैंने तीनों में लिख दिया इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब क्या कहते हो, कौन सा चलना चाहिए?
चलेगा। आईडी तो सबसे ज़्यादा नंबर होता है ना। अरे हमें एलिमेंट का बड़ा 1 होता है, क्लास का बड़ा 10 होता है, आईडी का कितना बड़ा 100 होता है। तो क्या चलना चाहिए, आईडी चलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब कंट्रोल यू करो और सिनेरियो, अरे नहीं यहाँ देखो ना, इसकी आईडी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर माई क्लास सबको हमने अलग अलग दिया हुआ है, पी को हमने न्यूट्रल रखा हुआ है, ठीक है। तो पी पर हमने क्या सेट किया है, रेड, इसी कन्फ्यूजन के लिए रखा है सारी फाइलें। चलो दूसरे पर आओ, माई क्लास क्या है यहाँ पर, ग्रे, कौन सा कॉल हुआ, ग्रे। फिर हमने क्या डिफाइन किया, आईडी। आईडी आपको पता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हमने थर्ड वन को दिया आईडी। आईडी पे हमने लिखा ब्लू और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू आ गया। लास्ट वाले को मैंने न्यूट्रल छोड़ दिया, तो उस पर फिर से कौन सा आ गया, रेड आ गया। अब अगर मैं मान लो क्लास और आईडी हटा दूंगा तो सब पर ये चलेगा रेड कलर, लेकिन आपका यहाँ से क्लास और आईडी होने की वजह से इनके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये आपके अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। अब चलो जरा इस कोड को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, नोटपैड ओपन किया, कंट्रोल ओ ओपन। चलो फर्ज करो कि भाई ये जो आईडी है मैंने यहाँ रख दी। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, सेकंड वाले पे डाल दी। अब कलर क्या आना चाहिए, हमने क्या लिखा है, पी में आईडी भी है और क्लास भी है। आईडी और क्लास दोनों ध्यान से देखो और एकदम फॉर श्योर होके बताओ क्या आउटपुट होगा। एक बोर्ड है आईडी के लिए और क्लास, ठीक है। तो क्लास अगर होगा तो क्यों होगा, बाद और पहले से क्या मतलब है, आप स्पेसिफिसिटी देखो ना। क्लास की कितनी होती है 10, इसकी कितनी होती है 100, तो ब्लू कलर आना चाहिए ना। तो चलो क्लास पे क्या कलर है, ग्रे। तो यानी कि अब मैं फाइल को अगर रिप्लेस करूँ तो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू आ रहा है ना। यही समझाने के लिए मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया है इस चीज़ को। तो ध्यान रखो, नंबर किसके पास सबसे ज़्यादा है वही जीतेगा इसमें, ठीक है। मे बी 1 और 2 फेयर यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट, कैसे यूज करें। One way to use important is if you have to override a style that cannot be overridden in any other way. This could be if you are working on a content management system CMS, जिसको हम लोग जानते हैं वर्डप्रेस के नाम से। वर्डप्रेस का नाम सभी ने सुना होगा, जहाँ पर लोग माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह बनाते हैं। जैसे आप लोग पोर्टफोलियो के लिए विक्स का यूज़ करते हो, एक विक्स प्लेटफॉर्म आता है ना, जहाँ पर ऑनलाइन पोर्टफोलियो हम लोग बना लेते हैं। विक्स ये भी एक वेबसाइट बिल्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट वगैरह बनाना थोड़ा आसान होता है। जैसे यहाँ पर आपका ये लोड हो गया इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। सीधे प्रोडक्ट रखो, कहाँ रखना है, बिल्कुल एकदम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की तरह चलता है, वेबसाइट बन जाती है इसके अंदर। लेकिन इसको भी चलाने के लिए टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक है। अनदर वे टू यूज इम्पोर्टेंट इज एज्यूम यू वांट अ स्पेशल लुक फॉर ऑल बटन्स ऑन अ पेज, सो हियर बटन्स आर स्टाइल्ड विद ग्रे बैकग्राउंड कलर, वाइट टेक्स्ट एंड सम पैडिंग एंड बॉर्डर, जैसे कि ये, ठीक है। आइटम 1 एंड आइटम 2। इसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बोला कि जो बटन है, जो प्रॉपर्टीज के डिफॉल्ट है, मैं इसको आईडी माई डिव और ए एलिमेंट, उसका कलर जो है चेंज कर दूँ। अब आप यहाँ ज़रा कोड में नोटिस करें, ये स्टैंडर्ड बटन है, ए एलिमेंट, क्लास क्या है बटन। ये हमने आईडी माई डिव और उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया, ए एलिमेंट। तो आईडी के अंदर जितने भी ए एलिमेंट है उन सबका कलर क्या कर दो, टेक्स्ट का कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखो सिर्फ उतने का पार्ट आपका देख सकते हो कलर चेंज हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो एक बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर क्यों है, थोड़ा ध्यान दें। हमने यहाँ पर एक क्लास भी साथ में लगा रखी है बटन, तो बटन का सिर्फ हमें बॉर्डर मिल गया, बाकी चीज़ें यहाँ से रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो हमारा बॉर्डर इसलिए इसमें दिखाई देगा। थर्ड एग्जांपल, टू फोर्स ऑल बटन टू हैव अ सेम लुक नो मैटर व्हाट वी कैन ऐड द इम्पोर्टेंट रूल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन। अभी तक हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट को मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस बार हम लोग बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर को फोर्सफुली बता रहे हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, 1 2 3 तीनों के अंदर आप देखोगे सेम कलर, बॉर्डर और टेक्स्ट कलर।
कैसे हुआ ऐसे? जबकि हम तो यहाँ पर आईडी के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आईडी के ऊपर अगर इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है, वो कहीं और है, एलिमेंट पर है, क्लास पर है, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हायर हो जाती है उस केस में। तो इस वजह से बटन क्लास आईडी के अंदर जाके मैनिपुलेट कर पाएगी उस चीज़ को, ठीक है। लास्ट है हमारे पास मैथ फंक्शन CSS के अंदर। तो द CSS मैथ फंक्शंस अलाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन to be used as property values. So here we will explain the calculate, max and min functions. कैसे काम करते हैं? The calculate function performs a calculation to be used as the property value. So आप calculation में अपनी जो भी नंबर, expression means नंबर क्या रखना चाह रहे हैं हम लोग, वो पास करते हैं। So expression required, a mathematical expression, the result will be used as the value. The following operator can be used. अरिथमेटिक जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आप यहाँ देखोगे हमने एक डिव बनाया है, आईडी, पोजीशन है एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हमने गैप रखा है 50 पिक्सल, विड्थ को हमने कैलकुलेट में डाला, हमने बोला विड्थ जो भी है उसमें से 100 पिक्सल आपने लेस रखना है। तो क्या लिखा? 100% माइनस 100 पिक्सल, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ फुल स्क्रीन पर देखोगे तो ये 100 पिक्सल आपको कम दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ नोटिस करो क्या लिखा है इसके अंदर, लेफ्ट से 50, जरा इंस्पेक्ट करो और यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया और ये हमारा डिबन, और यहाँ से इसकी क्लास को आप एक्सपेंड कर लीजिए। ये हमारी आईडी डिबन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से ये हटा देता हूँ तो राइट में कितना स्पेस बच रहा है हमारे पास? 100 पिक्सल, ठीक है। और अगर मैं ये यहाँ पर ना लिखूँ इस तरह से इसको, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड करूँ विड्थ, कितना? 100%, तो क्या दिखता है? विड्थ, फुल विड्थ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने इस टेक्निक का यूज़ किया है तो क्या होगा? हमेशा 100 टोटल में से कम रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपने इसमें सेटिंग कर दिया कि विड्थ 100% में से 100 पिक्सल्स को ले सको। अब आप इसको रिसाइज करो और आप नोटिस करोगे किसी भी साइज पर जाइए ये गैप इतना ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एडिशनल इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने लेफ्ट से 50 भी डाला हुआ है, इसलिए वो गैप अलग आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे मैक्स। इसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आप पास करोगे। हमने क्या लिखा? विड्थ मैक्सिमम जो हो सकता है वो 50% हो सकता है और 300 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जाइए, तो अभी कितना है? स्क्रीन का 50%, छोटा करोगे तो 300 पिक्सल तक छोटा हो सकता है। तो ये आपका पार्ट काम करेगा। इस वक्त ये 300 पिक्सल है, देख रहे हो, इक्वल डिवाइड नहीं हुआ ना पेज, लेकिन जैसे ही हम पर्टिकुलर विड्थ से ऊपर निकलेंगे तो यहाँ आपका 50-50 चलेगा। देखो 50-50 आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर विड्थ पर आके 300 पिक्सल में लॉक हो जाएगा। तो ये आपका काम कर गया। इसी तरह से मिन फंक्शन, हमने यहाँ पर क्या लिखा? 50% और 300%। अब ये रिवर्स चलेगा, तो आपका हायर साइड पे देखो तो 300 पिक्सल रहेगा, लोअर साइड पर जब आप आओगे तो 50% हो जाएगा, है ना। तो ये होते हैं आपके कैलकुलेशन। और आज आपकी जो बेसिक CSS है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे एडवांस। और आपसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम वगैरह का कंटेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। अभी टाइम, लेकिन तैयारी कर लो क्योंकि अब एंड पर आ गए। प्रेजेंटेशन में देने के सब बता देंगे। आपको एक PPT बनाना है जिसमें आप HTML CSS का यूजेस बताओगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर HTML नहीं होगा तो क्या वेबसाइट डिज़ाइन करना पॉसिबल है या नहीं है, और एक लेमन लैंग्वेज में समझाना है कि जो टेक्निकल भी नहीं है उसको HTML समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स लेके आना जिससे समझाना आसान हो। काम तो अभी मैं वेबसाइट बना के दिखाऊंगा ना, अब जैसे एडवांस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हें डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, ठीक है। 1-2 टेम्पलेट बना के दिखाऊँ सो दैट तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस आए कि वेबसाइट कोड कैसे की जाती है। अभी तो प्रॉपर्टीज़ चल रही है,
क्योंकि जब मैं वेबसाइट बनाने लग जाऊंगा डायरेक्ट आपको कहोगे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, लेकिन अब आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, वैसे तो तुम्हें याद है ही नहीं कुछ भी कुछ तो याद आएगा जब बनेगा तो। आज डेट होगी 08/05/25। अभी तक हमारी 16 क्लासेस हो चुकी हैं इसके अंदर।